लियारी की कहानी कुछ कुछ बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड से मिलती जुलती है। वहाँ दाऊद इब्राहिम था, यहाँ हाजी लालू। वहाँ छोटा राजन और छोटा शकील थे, यहाँ रहमान डकैत और अरशद पप्पू, वो भी गैंगस्टर्स भी गैंगस्टर्स। वहाँ छोटा शकील और छोटा राजन दोनों पहले दाऊद इब्राहिम के गैंग में साथ थे, यहाँ अरशद पप्पू और रहमान डकैत दोनों पहले हाजी लालू के गैंग में साथ थे। फिर इख्तिलाफात हुए और शुरू हुई गैंग वॉर, बॉम्बे में भी और लियारी में भी। लेकिन एक फर्क था, छोटा शकील दाऊद इब्राहिम का बेटा नहीं था, लेकिन अरशद पप्पू हाजी लालू का बेटा था। गैंगस्टर का बेटा गैंगस्टर। और आज की कहानी अरशद पप्पू की कहानी है, जो जिया तो एक गैंगस्टर की जिंदगी और मरा भी तो एक गैंगस्टर की मौत। लेकिन वो मौत बहुत भयानक थी, एक ऐसी मौत जिसने सिर्फ कराची को नहीं अंडरवर्ल्ड को भी हिला कर रख दिया। उसे कत्ल करने के बाद उसके सर से फुटबॉल खेली गई। जी हाँ, ये कहानी इसी शहर की है जिसे कराची कहते हैं, और ये भयानक खेल उन गलियों में खेला गया जिसे लियारी कहा जाता है। लियारी जो बॉम्बे की तरह अंडरवर्ल्ड है। अरशद पप्पू की इब्तिदाई जिंदगी एक गैंगस्टर के बेटे की जिंदगी। वो 1970 की दिहाई थी जब हाजी लालू, जिसका असल नाम हाजी लाल मोहम्मद था, लियारी में मनशियात और जुए के कई अड्डों का मालिक था। अरशद पप्पू ने इसी माहौल में आंख खोली थी। वो 7 भाई थे, लेकिन अरशद पप्पू अपने तमाम भाइयों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो इंतहाई जारहाना मिजाज और बेरहम शख्स था। उसे अपनी ताकत का इजहार करना अच्छा लगता और इसीलिए वो राह चलते भी किसी से भी बिला वजह झगड़ा मोल लेता था। और इस झगड़े में वो अपने मुखालिफ का वो हाल करता था कि वो अपने पैरों पर चलकर नहीं जा पाता था, 4 कांधों पर चलता। जवान होने तक अरशद पप्पू का अपने गैंग में एक नाम बन चुका था, और जब 90 की दिहाई में हाजी लालू गिरफ्तार होकर जेल चला गया तो गैंग का लीडर बना अरशद पप्पू। लेकिन इससे पहले लियारी की इस कहानी में एक ट्विस्ट आ चुका था। मेवाशाह कब्रिस्तान से जुड़ी पाक कॉलोनी और उससे जुड़े दीगर इलाकों में अगर हाजी लालू की हुकूमत थी, तो दूसरी तरफ लियारी कलाकोट में दाद मोहम्मद उर्फ दादल और उसके भाई शेर मोहम्मद की हुकूमत थी। लेकिन यहाँ एक और भी किरदार था, बाबू डकैत। बाबू डकैत और दादल के गैंग्स भी वही काम करते थे जो हाजी लालू किया करता था, यानी मनशियात और जुए के अड्डे चलाना। और जब बिजनेस एक हो तो कारोबारी दुश्मनियाँ तो हो ही जाती हैं, और ऐसी ही दुश्मनी थी दादल और बाबू डकैत के दरमियान भी। और इस दौर की हकीकत यह है कि बाबू डकैत दादल से ज़्यादा ताकतवर गैंग लीडर था। छोटी मोटी गैंग वॉर्स के बाद 1996 में एक रोज़ बाबू डकैत ने दादल को कत्ल कर दिया। और जानते हैं दादल का बेटा कौन था? रहमान डकैत। रहमान डकैत की उम्र उस वक्त सिर्फ 19 या 20 साल थी, लेकिन वो भी जुर्म की दुनिया में कदम रख चुका था। जिसका बाप और चाचा गैंग लीडर हो, उसे जुर्म की राह पर चलने से कौन रोक सकता था? लेकिन बाबू डकैत के हाथों बाप के कत्ल के बाद रहमान डकैत को कोई सहारा चाहिए था, और ये सहारा बना हाजी लालू, अरशद पप्पू का बाप। हाजी लालू ने रहमान डकैत को अपने गैंग में ले लिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बॉम्बे में दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन को अपने गैंग में ले लिया था। रहमान डकैत हाजी लालू के गैंग में शामिल हुआ तो अरशद पप्पू और रहमान डकैत ने मिलकर लियारी में कयामत ढा दी। दोनों ने पाक कॉलोनी से कलाकोट तक न सिर्फ मनशियात और जुए के अड्डों में इजाफा किया, बल्कि नए बिजनेस आइडियाज़ पर भी काम शुरू कर दिया। और ये नए बिजनेस आइडियाज़ थे भत्ता और अगवा बराए तावान। आए दिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बिजनेसमैन या उनकी औलादें अगवा होती और फिर तावान की अदायगी के बाद उनकी रिहाई अमल में आती। और इसी तरह लियारी से जुड़े कराची के ओल्ड एरियाज़ के दुकानदार हों या कराची की बंदरगाह पर बैरून मुल्क से सामान मंगवाने वाले ताजिर, सबको उन्हें भत्ता देना पड़ता था, और वो भी फी कंटेनर के हिसाब से। और इन्हीं दिनों रहमान डकैत ने अपने बाप के कत्ल का बदला भी ले लिया, बाबू डकैत को कत्ल करके।
हाजी लालू ने रहमान को सिर्फ गोद ही नहीं लिया था, वो वाकई उसे अपना बेटा समझता था। इसीलिए उसने रहमान की शादी उस घर में की जहां वो पहले ही अपने एक बेटे यासिर अरफात की शादी कर चुका था, पाक कॉलोनी के ही रिहायशी सेठ यूसुफ की दूसरी बेटी से। यानी यासिर अरफात और रहमान डकैत आपस में साड़ू थे। लेकिन ये कहानी ज्यादा अरसे नहीं चली। अरशद पप्पू और रहमान डकैत दोनों का मिजाज आतिशी था। दोनों बात बाद में करते थे, गोली पहले चलाते थे। और हाजी लालू के जेल चले जाने के बाद अरशद पप्पू ने गैंग लीडर के तौर पर बिहेव करना शुरू किया, तो ये बात रहमान डकैत को पसंद ना आई। रहमान ने अपनी राहें जुदा कर ली। रहमान डकैत लियारी के इलाके कलाकोट, कलरी और चाकीवाड़ा पर अपना कंट्रोल बढ़ाने लगा। लेकिन अरशद पप्पू रहमान डकैत को कदम जमाने नहीं देना चाहता था। उसने एक रोज़ कलाकोट में रहमान डकैत पर हमला किया, लेकिन रहमान इस हमले में जिंदा बच गया और यहाँ से शुरू हुई एक और गैंग वॉर। अरशद पप्पू और उसके गैंग ने चुन चुन कर रहमान डकैत के साथियों और रिश्तेदारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अरशद पप्पू कत्ल भी करता था, तो फिल्मी अंदाज में। एक रोज उसने रहमान डकैत को फोन किया, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। कॉल मिलते ही वो बोला, सुन, तेरा चाचा मेरे पास है। रहमान डकैत ये सुनकर परेशान हो गया। वो कुछ नहीं बोला और फिर अरशद पप्पू की दोबारा आवाज़ रहमान के कानों में पड़ी, तेरे चाचा को गोली मार रहा हूँ। और उसके साथ ही गोली चलने और एक आखिरी चीख की आवाज़ आई। ये गोली अरशद पप्पू ने रहमान डकैत के चाचा पर चलाई थी और चीख भी उसी की थी। अरशद पप्पू यहाँ रुका नहीं, वो हर उस शख्स को ज़मीन के नीचे पहुँचा देना चाहता था जिससे रहमान का ज़रा सा भी ताल्लुक हो। और फिर एक रोज़ उसने वो किया जिससे लियारी को एक और गैंग लीडर मिल गया। वो चाकीवाड़ा का इलाका था जहाँ से बलूचिस्तान के लिए बसें चला करती हैं। इस बस अड्डे से रहमान डकैत को भत्ता जाता था और ये भत्ता पहुंचाता था उस बस अड्डे का एक टाइम कीपर, जो खुद भी एक छोटा मोटा ट्रांसपोर्टर था, फैज़ मोहम्मद उर्फ फैज़ू मामा। अरशद पप्पू ने फैज़ू को हुक्म दिया कि आइंदा भत्ता रहमान डकैत को नहीं, अरशद पप्पू को पहुंचाया जाए। फैज़ू रहमान डकैत के बाप दादल का भी दोस्त था और रहमान डकैत के साथ भी उसके अच्छे ताल्लुकात थे। फैज़ू ने अरशद पप्पू को इनकार कर दिया और अरशद पप्पू इनकार सुनता नहीं था। अरशद पप्पू ने अपने लड़कों को हुक्म दिया और वो चाकीवाड़ा से फैज़ू मामा को अगवा करके अड्डे पर ले आए। अरशद पप्पू ने एक बार फिर रहमान डकैत को कॉल मिलाई और उसे बताया कि वो फैज़ू मामा को कत्ल करने लगा है। रहमान ने उसे कॉल पर रोकने की कोशिश की, लेकिन अरशद पप्पू नहीं रुका और उसने फैज़ू मामा को गोली मार दी। फैज़ मोहम्मद और फैज़ू मामा उज़ैर बलोच का बाप था। उज़ैर बलोच जिसने रहमान डकैत की पुलिस मुकाबले में हलाकत के बाद लियारी गैंग की कमांड संभाली और लियारी का सबसे ताकतवर डॉन बन गया, जिसे सियासी और हुकूमती सरपरस्ती भी हासिल थी। लियारी गैंगवार की कहानी अपने अंदर कई कहानियां समेटे हुए है, जिनमें से एक उज़ैर बलोच की भी है। उज़ैर बलोच के लिए कहा जाए तो गलत ना होगा कि उसे जुर्म के रास्ते पर अरशद पप्पू लेकर आया, वरना उसका बाप फैज़ू तो उसे एक फुटबॉलर बनाना चाहता था। लेकिन हमारी आज की कहानी उज़ैर बलोच की नहीं है, अरशद पप्पू की है। ये अलग बात है कि अरशद पप्पू की कहानी के इख्तिताम तक उज़ैर बलोच का नाम अब बार बार आएगा। फैज़ू मामा के कत्ल के बाद रहमान डकैत ने उसके बेटे उज़ैर बलोच को बिल्कुल उसी तरह अपनी सरपरस्ती में ले लिया जैसे कभी हाजी लालू ने रहमान डकैत को लिया था। अरशद पप्पू मुसलसल वार कर रहा था और रहमान डकैत के मनशियात और जुए के अड्डों पर भी उसके हमले जारी थे। रहमान डकैत के सितारे गर्दिश में थे और फिर एक रोज़ रहमान डकैत को अपनी जान बचाने के लिए लियारी छोड़ना ही पड़ा और वो बलूचिस्तान फरार हो गया। और अब लियारी का वाहिद डॉन था अरशद पप्पू। लियारी पर अरशद पप्पू की हुकूमत 2006 तक रही और 2006 में अरशद पप्पू को पुलिस ने लियारी के एक फ्लैट से गिरफ्तार कर लिया और ये गिरफ्तारी थी एसपी फयाज खान के हाथ।
अरशद पप्पू पर 50 से ज़ायद कत्ल, इक़दाम कत्ल, भत्ताखोरी, अगवा बरह ताबान और दहशतगर्दी के मुकदमात थे। उसे जेल भेज दिया गया और अरशद पप्पू का जेल जाना रहमान डकैत की लियारी में वापसी का सबब बन गया और रहमान वापस आया तो पूरी ताकत से। इस बार उसे सियासी हिमायत भी हासिल थी और सियासी जमात की हुकूमती हिमायत भी। कहने वाले तो कहते हैं कि अरशद पप्पू की गिरफ्तारी और रहमान डकैत की वापसी एक ही सिक्के के दो रुख थे। उन्हें लियारी में अपनी कमज़ोर पड़ती सियासी साख को बचाना था, इसलिए अरशद पप्पू को जेल जाना पड़ा और रहमान डकैत की कहानी में वापसी हो गई। रहमान कहानी में वापस आया तो हर किरदार पर छा गया। 2007 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और 2 मरतबा की साबिक वजीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी पर उनकी सिक्योरिटी का इंचार्ज था रहमान डकैत। और जब बेनज़ीर भुट्टो के काफिले पर कारसाज के मुकाम पर बम हमला हुआ तो वो रहमान डकैत ही था जिसने बीबी को कारसाज से बाहिफाजत बिलावल हाउस पहुंचाया। रहमान डकैत की कहानी में भी बहुत सारे ट्विस्ट हैं जो मैं फिर कभी सुनाऊंगा। आज अरशद पप्पू की कहानी को लपेटते हैं। 2008 में अरशद पप्पू जेल से रिहा हो गया। उसके खिलाफ मुकदमात में ना तो पुलिस और ना ही किसी आम शहरी ने गवाही देने का रिस्क लिया। और हकीकत तो ये है कि अरशद पप्पू की गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ मुकदमात के कई गवाह मारे भी गए। लेकिन जेल से बाहर की दुनिया भी अरशद पप्पू की दुनिया नहीं थी। लियारी अरशद पप्पू के लिए अब नो गो एरिया था। उसने लियारी में वापस कदम जमाने की कोशिश की लेकिन उसे कोई कामयाबी नहीं हो रही थी। और ये वो दौर था जब इस शहर में सियासी गर्मा गर्मी भी अपने उरूज पर थी। पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी और MQM अपोजिशन में। और पीपल्स पार्टी ने वजारत दाखिला सौंप रखी थी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को। वही जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो बरमला कहते थे कि लियारी के लोगों को असलहे के लाइसेंस शादियों में पटाखे चलाने के लिए नहीं दिए गए। और ऐसे में मुबैना तौर पर MQM ने अरशद पप्पू पर हाथ रख दिया। अरशद पप्पू ने लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में अपने पुराने साथियों को जमा करना शुरू किया और ऐसा ही एक साथी था गफ्फार ज़िक्री। ज़िक्री पाड़ा लियारी का एक गैंगस्टर जिसके सर की कीमत 25 लाख रुपए थी। मुझे आज भी याद है जब मैं लियारी पर अपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए ज़िक्री पाड़ा गया था तो वहाँ दीवारों पर जी अल्ताफ़ हुसैन और जी मुत्तहदा लिखा देखकर हैरान रह गया था। गफ्फार ज़िक्री के साथ के बावजूद अरशद पप्पू को लियारी में कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिल सकी और वो लियारी से बाहर रहकर ही अपने गैंग को चलाने पर मजबूर था। और फिर वो दिन आ गया जब अरशद पप्पू को एक खुशखबरी मिली। अभी उसे जेल से बाहर आए 1 साल ही हुआ था कि रहमान डकैत एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। वही रहमान डकैत जिसकी 2006 से 2009 तक लियारी पर बिला शिरकत गैर हुकूमत थी और सूबे में पीपल्स पार्टी। लेकिन फिर ये दोनों हुकूमतें टकरा गईं और रहमान के सर से ना सिर्फ सियासी छतरी हट गई बल्कि जुलाई 2009 में उसे पुलिस मुकाबले में पार भी लगा दिया गया। ये अरशद पप्पू के लिए एक अच्छी खबर थी लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा दिन कायम न रह सकी। इससे पहले कि अरशद पप्पू लियारी में वापस अपने कदम जमाता, रहमान डकैत के गैंग ने अपना नया गैंग लीडर चुन लिया और ये था उज़ैर बलोच, फैज़ मोहम्मद और फैज़ू मामा का बेटा जिसे जुर्म के रास्ते पर लाया था अरशद पप्पू उसके बाप को कत्ल करके। उज़ैर बलोच एक सियासी सोच रखने वाला शख्स था। वो रहमान डकैत के रास्ते से ज़रा सा हट कर चला। उसने लियारी में पीपल्स पार्टी को दोबारा से फ्री हैंड दिया लेकिन इस तरह कि लियारी में उसकी हुकूमत को कोई नुकसान नहीं। और इस मौके पर उसका भरपूर साथ दिया बाबा लाडला ने। लियारी गैंग वॉर का ये किरदार भी अपने अंदर कई कहानियाँ समेटे हुए और मेरी अगली वीडियो भी बाबा लाडला पर ही होगी। उज़ैर बलोच की लियारी पर हुक्मरानी 2013 तक रही लेकिन इस हुक्मरानी के ख़त्म होने से पहले पहले उज़ैर बलोच वो कर गुजरा जिसने सिर्फ कराची ही नहीं पूरे अंडरवर्ल्ड को भी हिला कर रख दिया। वो मार्च 2013 की एक रात थी, 16 मार्च। लियारी सो चुका था, गलियों में सन्नाटा था और इस सन्नाटे को तोड़ा लियारी की अफशानी गली की मसाजिद से बुलंद होती
एक आवाज ने। अरे लियारी का लोगो, लियारी वालों जागो, सुनो, क्या पकड़ लिया है हमने। अरे अरशद पप्पू पकड़ा गया है, अपन ने पकड़ा है। अब हम इससे बदला लेगा। बहुत लोग मारा इसने हम लोग का। बाहर निकलो, इधर देखो, आजा, अपनी आंखों से देखो क्या सजा दे रहा है हम इसको। बाहर निकलो, अपनी आंखों से देखो, देखो इसका अपन क्या हाल किया है। जी हाँ, बाप का कातिल उज़ैर बलोच के हाथ लग गया था, अरशद पप्पू। और अरशद पप्पू ने सिर्फ उज़ैर बलोच के बाप को ही कत्ल नहीं किया था। गैंग वॉर के दौरान रहमान डकैत के कई साथी अरशद पप्पू के हाथों मारे गए थे। और इन मारे जाने वालों के प्यारों के दिलों में भी अरशद पप्पू के खिलाफ वही नफरत और बदले की आग थी जिससे उज़ैर बलोच का सीना भी जल रहा था। और अब जब अरशद पप्पू हाथ लग चुका था तो वो दुनिया को बताना चाहता था कि वो अपने बाप के कातिल के साथ क्या सलूक करने वाला है। उसने मसाजिद से ऐलानात कराए कि लोग बाहर निकलें और अरशद पप्पू का अंजाम देखें। और फिर लियारी ने एक अलग ही मंजर देखा। अरशद पप्पू और उसके भाई यासिर अरफात को नंगा करके गधा गाड़ी में डालकर लियारी की गलियों में घुमाया गया। इस दौरान उन पर बहिमाना तशद्दुद भी किया जाता रहा। अरशद पप्पू के हाथों की उंगलियां काट दी गईं और उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर शदीद ज़रबें लगाई गईं। और अरशद पप्पू इस हाल में भी उन्हें बस नंगी नंगी गालियां दे रहा था। उसने अपनी ज़िंदगी की भीख नहीं मांगी क्योंकि वो जानता था कि उसे ये भीख नहीं मिलने वाली। अरशद पप्पू और यासिर अरफात जब तशद्दुद से बेहोश हो गए और लगा कि अब ये दोनों मरने वाले हैं तो उन्हें गोलियों से भून दिया गया। इंतकाम की आग को नशे के तेल ने भड़का रखा था। अरशद पप्पू और यासिर अरफात के जिस्म ठंडे पड़ गए, लेकिन ये आग ठंडी नहीं पड़ रही थी। और ऐसे में एक शख्स ने अरशद पप्पू का सर बालों से पकड़ा और अपने हाथ में मौजूद तेज़धार छुरी उसकी गर्दन पर फेर दी। और वो उस वक्त तक छुरी चलाता रहा जब तक अरशद का सर तन से जुदा होकर उसके हाथ में ना आ गया। और फिर उन्होंने उस सर से फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। लियारी जहां फुटबॉल के सबसे ज़्यादा दीवाने रहते हैं, वहां उस रात एक इंसानी सर से फुटबॉल खेली गई। क्या क्या हुआ उस रात, क्या क्या बताऊं। बस इतना और बता देता हूं कि फ़ुटबॉल का मैच जब ये ख़त्म हुआ तो अरशद पप्पू और यासिर अरफात की लाशों को आग लगा दी गई और फिर ये राख भी करीबी नाले में बहा दी गई। ये था अरशद पप्पू और यासिर अरफात का अंजाम। उस रात लियारी से सिर्फ एक ही लाश मिली थी जिसे गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। और ये लाश शेरा पठान की थी जिसे उस रात उज़ैर बलोच के डेरे पर नहीं कहीं और ले जाकर कत्ल किया गया था। लेकिन ये सबको पता चल गया था कि अरशद पप्पू और यासिर अरफात की कहानी ख़त्म हो गई है। लेकिन गैंग वॉर में कहानी कब ख़त्म होती है? ये कहानी बाद में भी चलती रही, क्योंकि उज़ैर बलोच ने अरशद पप्पू को खुद नहीं पकड़ा था, उसने तो उसे ख़रीदा था पुलिस से। और उसके लिए ये काम किया था 3 पुलिस अफसरान ने, जावेद बलोच, चांद खान नियाजी और यूसुफ बलोच। कराची पुलिस के 3 SHOs जो उज़ैर बलोच के लिए काम करते थे। जी हाँ, 16 मार्च को अरशद पप्पू को जावेद बलोच और चांद खान नियाजी ने ही डिफेंस में शेरा पठान के फ्लैट से गिरफ्तार किया था। वो तीनों किसी पार्टी से वापस शेरा पठान के फ्लैट पर पहुंचे ही थे कि अचानक बेल बजी। अरशद पप्पू ने बाहर झांक कर देखा तो उसे वर्दी में मलबूस कुछ लोग नजर आए। अरशद पप्पू समझ गया कि अब बचत का कोई रास्ता नहीं है और बाहर से जावेद बलोच ने उसे कहा भी कि वो गिरफ्तारी दे दे, उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। अरशद पप्पू के लिए फरार का कोई रास्ता नहीं था और उसने इंस्पेक्टर जावेद बलोच की बात पर यकीन करते हुए भाई और साथी समेत गिरफ्तारी दे दी। लेकिन जावेद बलोच उसे थाने लेकर नहीं गया, वो उसे सिंगू लेन ले गया, उज़ैर बलोच के डेरे पर। और फिर वहाँ जो कुछ हुआ वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपने एक बात तो हमेशा नोटिस की होगी कि अंडरवर्ल्ड या माफियाज के लिए काम करने वाले पुलिस अफसरान का अंजाम
कभी भी अच्छा नहीं होता और कुछ ऐसा ही अंजाम हुआ अरशद पप्पू को उज़ैर बलोच को बेचने वाले पुलिस अफसरान जावेद बलोच और चांद खान नियाजी के साथ। 2013 में कराची ऑपरेशन के आगाज़ के बाद जावेद बलोच, चांद खान नियाजी और यूसुफ बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर न सिर्फ उज़ैर बलोच के लिए काम करने का इल्ज़ाम लगा, बल्कि वो तीनों अरशद पप्पू कत्ल केस में भी मुलजिम बना दिए गए। और फिर 2021 ख़त्म होने से सिर्फ चंद घंटे पहले साबिक SHO चाकीवाड़ा इंस्पेक्टर जावेद बलोच को उस वक्त गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया जब वो अरशद पप्पू केस में पेशी के बाद वापस लौट रहा था। वो 31 दिसंबर की सुबह थी। इंस्पेक्टर जावेद बलोच इज़्दादे दहशतगर्दी की अदालत में अरशद पप्पू केस में पेश हुआ। यह अदालत सेंट्रल जेल कराची में कायम थी। अदालत में हाजिरी लगाने के बाद वो अपने एक रिश्तेदार के साथ मोटरसाइकिल पर घर वापस जा रहा था कि सोल्जर बाज़ार के इलाके में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुसल्लह अफराद ने उन्हें रोका। एक शख्स मोटरसाइकिल से उतरा और उसने उन दोनों पर फायरिंग की। ये फायरिंग 90 सेकंड तक जारी रही। इस दौरान 18 गोलियां चलाई गईं और इंस्पेक्टर जावेद बलोच और उसका रिश्तेदार मुसद्दिक दोनों शदीद ज़ख्मी हो गए। हमलावर निहायत इत्मीनान से वापस पलटा, अपने साथियों तक गया जो कुछ ही दूर मोटरसाइकिलों पर बैठे हुए थे, और फिर ये चारों वहाँ से फरार हो गए। जब तक इंस्पेक्टर जावेद बलोच और मुसद्दिक को अस्पताल पहुँचाया जाता, दोनों मौके पर ही जख्मों की ताब ना लाते हुए हलाक हो गए। जावेद बलोच उज़ैर बलोच का पड़ोसी भी था। दोनों एक ही गली के रिहायशी थे और यही वो ताल्लुक़ था जिसकी बिना पर इंस्पेक्टर जावेद बलोच उज़ैर बलोच की मदद किया करता था, अपनी वर्दी और अपना अहद एक तरफ रखा। लेकिन इस मामले में एक नई बात और थी, और वो ये कि जावेद बलोच उन दिनों अरशद पप्पू केस में उज़ैर बलोच के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने का सोच रहा था। और अभी इंस्पेक्टर जावेद बलोच के कत्ल को 3 माह ही गुजरे थे कि अरशद पप्पू कत्ल केस की अगली समाअत पर योम पाकिस्तान से सिर्फ एक रोज़ पहले 22 मार्च 2022 को इंस्पेक्टर चांद खान नियाजी को भी कत्ल कर दिया गया। कहानी बिल्कुल इंस्पेक्टर जावेद बलोच के कत्ल जैसी है। इंस्पेक्टर चांद खान नियाजी भी सेंट्रल जेल में कायम इज़्दादे दहशतगर्दी की अदालत में अरशद पप्पू कत्ल केस की समाअत के बाद अपने साथी के हमरा वापस लौट रहा था। सदर के इलाके में एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुसल्लह अफराद में से पीछे बैठे हुए शख्स ने उन पर फायरिंग कर दी। पहली गोली साबिक चांद खान नियाजी की तरफ भागा और उस पर गोलियां बरसा दी। चांद खान नियाजी को कई गोलियां लगीं और वो भी मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि हमलावर हमेशा की तरह एक कामयाब वारदात के बाद बासानी फरार हो गए। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है जो इंस्पेक्टर जावेद बलोच के कत्ल से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इंस्पेक्टर जावेद बलोच के हवाले से ये बात सामने आई थी कि वो अरशद पप्पू कत्ल केस में उज़ैर बलोच के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने का सोच रहा था और उसने ये सोचा ही था कि वो मारा गया। लेकिन चांद खान नियाजी का ऐसा कोई इरादा नहीं था और उसका कत्ल अरशद पप्पू के कत्ल का इंतकाम था। रेंजर्स और पुलिस ने 2 दिन में ही चांद खान नियाजी के कातिल को गिरफ्तार कर लिया और ये कोई और नहीं, अरशद पप्पू का बेटा जान आलम था। अरशद पप्पू ने फैजू मामा को कत्ल किया तो उसके बेटे उज़ैर बलोच ने अरशद पप्पू को कत्ल कर दिया और अरशद पप्पू के कत्ल का बदला उसके बेटे जान आलम ने चांद खान नियाजी को कत्ल करके लिया। ये बदले की कहानी भी है और गैंग वॉर की भी, और ये गैंग वॉर आज भी जारी है। मैं अपने अगले प्रोग्राम में इस गैंग वॉर के एक और किरदार पर बात करूँगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह निगहबान। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR, जब तक जुर्म बाकी है।